बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी जो है वो मनाई गई। 27 दिसंबर है और आज से 13 साल पहले उनका इंतकाल हुआ था। उनकी शहादत हुई थी लियाकत बाग के बाहर रावलपिंडी में, और उस वक्त उनकी गाड़ी में नाहीद खान मौजूद थी। नाहीद खान ने उनके बारे में कुछ बातें बताई हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मरने से पहले उनको दो बड़ी अहम चीज़ें बताई थी। वो चीज़ें मैं आज आपके सामने रखूँगा कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने क्या बताया उनको। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो आसिफ अली ज़रदारी के बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बेनज़ीर के कत्ल के हवाले से कुछ इंकशाफात किए थे, कुछ खबरें मीडिया ने निकाली थी और कुछ कैमरे की नज़र ने ऐसी चीज़ें देखी थी जिनसे पता चलता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कातिल कौन थे और ये खुरा कहाँ जाकर निकलता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि आज तक असल कातिलों को नहीं पकड़ा जा सका। परवेज़ मुशर्रफ साहब को बेनज़ीर का कातिल करार दिया गया और उनको इसमें सज़ा भी सुना दी गई। और आज मरियम नवाज़ साहबा तशरीफ़ ले गई गढ़ी खुदा बख्श। एक बड़ा तारीख़ी लम्हा है। वो नवाज़ शरीफ जिसने हमेशा बेनज़ीर को धोखा दिया, वो नवाज़ शरीफ जिसकी बेनज़ीर के साथ एक लंबी लड़ाई है, जो एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार देते रहे, वो नवाज़ शरीफ जिसकी सियासत से बेनज़ीर बहुत इख्तलाफ करती थी। और जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक मार्शल लॉ लगाया पाकिस्तान में, कू किया, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उसको बड़ा खुश आइंद करार दिया था। लेकिन बाद में दोनों रहनुमाओं ने एक मिसाक जमहूरियत किया, लेकिन उस मिसाक जमहूरियत को मजाक जमहूरियत बनाकर रख दिया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, जब वो काला कोट पहनकर अदालत पहुँच गए। जब उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ भी वैसे ही कंपेन चलाई जैसी कंपेन उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ माजी में चलाई थी। यानी जब नवाज शरीफ साहब 5 साल वज़ीर आज़म रहे तो पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत के ऊपर अमल किया। उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई उनके खिलाफ साजिश की। और आज इमरान खान साहब की हुकूमत है तो उसके खिलाफ भी साजिश कर रहे हैं। अपने अलावा हर हुकूमत के खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने साजिश की है। उनकी बेटी ने यह कहा कि मरियम नवाज साहबा ने गढ़ी खुदा बख्श में खड़े होकर कि परवेज़ मुशर्रफ को वापस लाने की कोई बात क्यों नहीं करता, वो भी इश्तिहारी है, उसको पकड़ने की कोई बात क्यों नहीं करता। तो छोटा सवाल, दोबारा एक सवाल कि परवेज़ मुशर्रफ को बाहर किसने भेजा था? परवेज़ मुशर्रफ को जब पाकिस्तान से निकाला था तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने राह हमवार की थी। उस दौर में चाह रहे थे कि अदालत पे डाल दें, लेकिन अदालत ने साफ कहा आपने भेजना है भेजें, नहीं भेजना ना भेजें, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने डील करके परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया। तो अब बेनज़ीर का कातिल अगर आप परवेज़ मुशर्रफ को कहते हैं तो उनको भगाया तो आपने खुद था, पाकिस्तान से भिजवाया तो आपने खुद था। तो अपने दौर में आप पकड़ के उनको फांसी दे देते, या अपने दौर में पकड़ के आप उन पर केस बना देते, या अपने दौर में पकड़ के आप उन पर गद्दारी के मुकदमा चलाते रहते। आपने उनको पाकिस्तान से बाहर जाने में मदद की। ECL से नाम निकालना आपकी जिम्मेदारी थी। और अदालत में आपके लोग गए और आप लोगों ने टॉक शोज में बैठकर कहा कि ये तो अदालत कह रही है, तो अदालत ने क्लियर कर दिया, अपने सर से उतारा अदालत ने। उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कह रहे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हुकूमत की सवाबदीद है। ECL में नाम रखना है रखो, नहीं रखना ना रखो, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL से निकाला और उनको पाकिस्तान से बाहर जाने में मदद की। ऐसे ही जैसे इस दफ़ा इस हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब का नाम निकाला और उनको पाकिस्तान से बाहर जाने में मदद की। तो यहाँ पे मददगार मिल जाते हैं, चाहे परवेज़ मुशर्रफ हो चाहे नवाज शरीफ हो। तो कार्रवाई तो सबके खिलाफ होनी चाहिए, इस बात पे मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन बेनज़ीर के कातिलों के हवाले से कुछ खबरें हैं मेरे पास, और इनके कातिलों को नहीं पकड़ा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, सज़ा नहीं दी उन्होंने। क्लेम तो ये करते हैं, लेकिन बहुत सारे सवालात हैं जो आज तक उठाए जा रहे हैं। आज जो तकरीर की आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को जैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाला ना, ऐसे ही इमरान खान को भी निकाल देंगे। ये 13वीं बरसी है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। और साथ ही साथ एक दो चीज़ें और कही हैं मरियम नवाज साहिबा ने। उन्होंने कहा मिसाक जमहूरियत ने तारीख बदल कर रख दी है, अब मैं और बिलावल और दीगर रहनुमा इसे आगे लेकर चलेंगे। बिलावल तो लेकर चल सकते हैं, चेयरमैन हैं अपनी पार्टी के, आप कैसे लेकर चल सकती हैं? आप तो चेयरमैन नहीं, आप तो नायब सदर हैं। आपकी पार्टी का सदर लेकर चलेगा, आपकी पार्टी का सरबराह लेकर चलेगा, आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा लेकर चलेंगे। मरियम नवाज साहिबा बातों का भूल जाती हैं कि वो सिर्फ नायब सदर हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो पार्टी को लीड कर रही हैं, पार्टी के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है और वो एक सेंट्रल पॉइंट में पार्टी के बैठी हुई है, पार्टी अब उनके इर्द गिर्द घूमती है।
तो ये बात सच उनके मुंह से निकल जाता है कि पार्टी हमारे ख़ानदान में ही रहेगी। जैसे वहाँ पे भुट्टो ख़ानदान में, वहाँ से जरदारी ख़ानदान में चलेगी, या भुट्टो ख़ानदान से उनके पास रहेगी, ऐसे ही मरीम नवाज साहिबा ने भी ये अज्यूम कर लिया है कि पार्टी शरीफ ख़ानदान के अंदर ही रहेगी, और अब मैं क्योंकि नवाज शरीफ की बेटी हूँ तो मैं इसको चलाऊंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जरदारी साहब ये मिलकर जो गुज़िश्ता चंद सालों से लाड़काना के अंदर या गड़ी खुदाबख्श के अंदर जो एक सालाना बरसी की तकरीबात होती थी वो खासी ठंडी होती चली जा रही थी। लेकिन इस दफ़ा 11 जमातों के इत्तेहाद ने वहाँ पहुँचकर, पीडीएम के इत्तेहाद ने वहाँ पहुँचकर इस सारे मामले को गर्म कर दिया है, और आज कवरेज भी बेहतर हो रही है, बातें भी ज़्यादा ज़ोरदार हो रही हैं, पाकिस्तान में एक तहरीक भी चल रही है। यहाँ पे अनाउंस किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि 31 जनवरी तक अगर इमरान खान ने इस्तीफा ना दिया तो फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे। ये इनका पहले ही तय पा चुका है कि फरवरी के शुरू में लॉन्ग मार्च करेंगे और कोशिश करेंगे कि सेनेट इंतखाबात जो है उसके रास्ते में रोड़े अटकाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी सेनेट के इंतखाबात भी लड़ेगी और पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ेगी। ये फैसला भी उन्होंने कर लिया है। बिलावल ने अपने लोगों से कहा कि तैयारी कर लो इस दरगाह की तरफ, जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की कब्र है, वहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वहाँ पे कब्र है। तो उन्होंने कहा वक्त आ गया, तैयारी कर लो और हमें निकलना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा, और हमें रोका गया तो हम मुकाबला करेंगे। अब मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं कि लॉन्ग मार्च तो एक करना है अपोजिशन ने, क्योंकि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये फैसला कर चुके हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और शरीफ ख़ानदान की सियासत में आखिरी कील वो खुद ठोक कर आएंगे। खुद तो वो निकल जाएंगे, लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन वो इनसे वो कुछ करवा देंगे जिसकी वजह से इनकी सियासत जो है वो और ज़्यादा नीचे जाएगी। अगर तो हुकूमत ने रोका और मना किया तो तमाशा लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। पेशावर में रोकेंगे तमाशा लगेगा, सिंध में रोकेंगे वहाँ से आने वालों को तमाशा लगेगा, पंजाब में रोकेंगे तमाशा लगेगा। लेकिन अगर ना रोका और सबको आने दिया तो मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च के नाम के ऊपर ये सारी अपोजिशन एक्सपोज हो जाएगी। मीडिया इनको कितनी भी कवरेज दे, बहुत सारी चीज़ें आजकल तेज़ मीडिया का दौरा एक्सपोज हो जाएंगी। जो किराए के बंदे होंगे उनके इंटरव्यूज़ चल जाएंगे, जो बंदे वापस जाना चाह रहे होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे उनके इंटरव्यूज़ चल जाएंगे, जो लोग सर्दी से तंग हो गए उनके इंटरव्यू चल जाएंगे। बेशुमार लोगों से रिपोर्टर, सोशल मीडिया के लोग जाकर बात करेंगे, एक्सपोज ही होगा। हर गुजरते दिन के साथ जो लॉन्ग मार्च है वो एक्सपोज होता चला जाएगा। और कितने दिन मैक्सिमम ये गुजार लेंगे? छोटा सा पाकिस्तान है, जो कराची से आएंगे उनके भी 1500 किलोमीटर बनते हैं टोटल ज़्यादा से ज़्यादा, और जो पेशावर से आएंगे उनके 600 किलोमीटर है। तो ये सारे पहुंच जाएंगे 2 से 3 दिन में, या 4 दिन में पहुंच जाएंगे, तो 4 दिन के बाद तमाशा खत्म। तो जितनी मुल्तान जलसे को कवरेज मिली है उतनी या उससे ज़्यादा कवरेज मिल जाएगी लॉन्ग मार्च को। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा अगर हुकूमत ने ना रोका तो। अगर हुकूमत ने रोका और ज़बरदस्ती की तो फिर होगा दमादम मस्त के अंदर और वो शोर मचेगा जो अपोजिशन चाहती है। अब देखना यह है हुकूमत की और ख़ास तौर पे शेख रशीद की इसमें किस किस्म की एक्सपर्टीज सामने आती हैं। अब आ रहे इस बात पे कि नाहिद खान साहब ने आखिरी बातें कौन सी बताई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से नाहिद खान उनकी बहुत करीबी थी, बड़ी अच्छी उनकी दोस्ती थी, बड़ा उनसा प्यार था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। उन्होंने बताया था कि जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा गाड़ी में आकर बैठी लियाकत बाग में जलसा करने के लिए, तो उससे पहले उन्होंने स्टेज पे मुझे अपने करीब बुलाया और उन्होंने कहा वो सामने दरख्तों में कुछ तुम्हें काला काला नजर आ रहा है। उनको शक हुआ कि कोई उन्हें टारगेट कर रहा है। उस वक्त स्टेज के ऊपर एक बंदा खड़ा था जिसका नाम है खालिद शहनशाह। ये फुटेज आप उसकी देखें। ये नीचे हो रहा था, बार बार अपने गले को ऐसे इशारा भी कर रहा था मारने का। ये मारने का इशारा होता है, नीचे हो के इशारे करता है, गोली मारो, जैसे कि कोई अगर गोली चलाता है, कोई हथियार चलाता है तो मैं नीचे होकर बच जाऊंगा। तो ये अजीब हरकतें कर रहा था खालिद शहनशाह, जैसे इसको पता था कि स्टेज के ऊपर अटैक किया जाएगा, और ये सामने किसी को इशारे भी कर रहा था। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने सामने दरख्तों में कुछ काला काला महसूस भी कर लिया था। तो इस पर उन्होंने नाहिद खान को बुलाया और नाहिद खान ने कहा कि जी सर्दी है, थोड़ा सा धुंध वाला मौसम है। तो उन्होंने कहा बीबी आपको गलतफहमी हो रही, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा कि मखदूम अमीन फ़हीम भी यही कह रहा है। यानी यही बात बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मखदूम अमीन फ़हीम को भी बताई थी कि वहाँ सामने दरख्तों में कुछ नज़र आ रहा है और वो कोई ख़तरा है। लेकिन बाद में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुतमईन हो गई जब उन्होंने 2 लोगों से पूछ लिया, लेकिन उनको जज हो गया था कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है। खालिद शहनशाह की हरकतें आपके सामने, ये कौन है मैं बंदा भी आपको बताता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा गाड़ी के अंदर जाकर बैठी और बहुत खुश थी।
नाहिद खान के बकौल उन्होंने नाहिद खान के गाल को चूमा। तो नाहिद खान के जो शौहर हैं वहाँ पे सफदर अब्बासी, उन्होंने कहा कि आज मुझे भी आप कुछ क्रेडिट दें इस जलसे का मोहतरमा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो है नाहिद खान की कामयाबी है। उनको बड़ा अप्रिशिएट करती थी वो। तो नाहिद खान भी खुश थी, बेनज़ीर भुट्टो साहब भी खुश थी। तो उन्होंने मुझे बोलने के लिए होता है माइक, वो मांगा लाउड स्पीकर और गाड़ी की छत पे चढ़ के नारे लगवाने शुरू कर दिए बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने। उस वक्त उनके ऊपर अटैक हुआ। लेकिन इससे पहले, थोड़े दिन पहले, वो आखिरी मरतबा जब लाड़काना से निकली गड़ी खुदा बख्श थे, तो नाहिद खान उनके साथ थी और वो कब्रों पे गई, और सिर्फ अपने भाइयों और बाप की कब्र पे नहीं, बाकी कब्रों पे भी गई, अपने रिश्तेदारों की। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने नाहिद खान को कहा कि हमारे ख़ानदान में लोग 50 साल से ऊपर नहीं जीते। तो नाहिद खान ने उनको देखा तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र तो 54 साल हो गई है, और जिस जगह पे आज बेनज़ीर भुट्टो दफन है वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने नाहिद खान को कहा हमने भी इसी मिट्टी में आ जाना, इसी जगह पे। तो बाद में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की उसी जगह पे कब्र बनाई गई। तो नाहिद खान कहती हैं कि मुझे आइडिया था कि बेनज़ीर साहिबा कुछ महसूस कर रही हैं, और उसके बाद उनकी शहादत जिस तरह हुई। अब नाहिद खान ये कहती हैं कि आसिफ अली ज़रदारी ने तहकीकात सही तरह नहीं होने दी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल की। ये बात सिर्फ वो नहीं कहती, ये बात परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कही। परवेज़ मुशर्रफ साहब ये कह रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल आसिफ अली ज़रदारी ने करवाया, और वही उसके बेनिफिशरी हैं, क्योंकि बाद में वो सदर पाकिस्तान बन बैठे थे। और उन्होंने कहा कि इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो के भाई को भी आसिफ अली ज़रदारी ने कत्ल करवाया था, और सरकारी अफसरान को सजा दे दी, और जो कातिल थे उनको छोड़ दिया गया। वो अदालत के फैसले पर तनकीद कर रहे थे। लेकिन ज़रदारी साहब के बारे में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा कि मैं बड़ा क्लियर हूं कि ज़रदारी साहब ने मेरा नाम लिया जानबूझकर, और असल में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कातिल वो खुद, और उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया। बाद में इसी मामले पर, यानी मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल भी उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के शौहर आसिफ अली ज़रदारी ने करवाया। अब बेनज़ीर का कत्ल किसने करवाया और गोली किसने चलाई, ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने धमाका कर दिया था 2017 में, और उन्होंने कहा जी मैं अब तक खामोश रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मुझे अब बोलना पड़ा है, और उसकी कुछ वजूहात हैं। उन्होंने बताया कि जिस आदमी ने बेनज़ीर भुट्टो पे गोली चलाई थी, मैं उस बंदे को जानता हूं और मुझे पता है वो कौन है। उसका नाम है मोहम्मद खान चांचड़। इस बंदे ने बेनज़ीर भुट्टो पे गोली चलाई थी, और इस बंदे की जो गाड़ी है वो सल्लू नामी पीपल्स पार्टी का कारकुन चला रहा था, जो जनूबी अफ्रीका में बाद में कत्ल कर दिया गया था। चांचड़ भी मारा गया था, मोहम्मद खान चांचड़, और जो गाड़ी चलाने वाला आदमी था सल्लू, ये जनूबी अफ्रीका में बाद में कत्ल कर दिया गया था। और जो आदमी, उन्होंने कहा कि बीबी को कत्ल करने का पैगाम जावेद खान जेल से जो है वो लेकर आए थे, और ये जेल में डॉक्टर थे। इनका कहना था कि पहले मुंह ना खोलना मेरी गलती थी, कुछ वजूहात और दोस्ती के बायस मैंने अपना मुंह नहीं खोला था। ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब इस कत्ल के पीछे थे, और दीगर बातें उन्होंने ये बताई थी कि ये जो खालिद शहनशाह नामी आदमी था ना, ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बना दिया गया था। हालांकि ये बंदे के ताल्लुकात जो हैं वो डकैत किस्म के लोगों के साथ थे। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान आई थी तो उन पर अटैक हुआ था कारसाज में, आपको याद होगा, बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे। उस दिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, ये खालिद शहनशाह और इसके कुछ लड़के थे, उन्होंने एक गाड़ी में डाला, बुलेट प्रूफ गाड़ी में। जो गाड़ी चला रहा था रहमान डकैत। रहमान डकैत के बारे में मैं आपको कभी तफसील से बताऊंगा। ये वो आदमी है जो पहला गैंगस्टर हुआ करता था लियारी का, ये उसका बेटा है। तो दाद मोहम्मद उर्फ दादल, ये उनका बेटा है ये, और अब्दुल रहमान इसका नाम था। रहमान डकैत के नाम से ये मशहूर था, पीपल्स पार्टी का कारकुन था। तो ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को लेके वहां से निकला, और कई बंदों को इसने गाड़ी के नीचे कुचल दिया था, और इसने हर हाल में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बचाना था। ये लेकर उनको बिलावल हाउस पहुंचा। ये जो रहमान डकैत था, इसको ये टास्क दिया गया था कि खालिद शहनशाह को कत्ल करना है। लेकिन जब खालिद शहनशाह अपने दरवाजे पे कत्ल हो गया, क्योंकि वो एक ऐसा गवाह था और एक ऐसा मुलजिम था जिसकी तस्वीरें सामने आ गई थी, जिसकी वीडियो सामने आ गई थी, और पता चल गया था कि इस बंदे को उस दिन स्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ पता था, जो ये कभी नीचे होता था, कभी ये इशारे करता था, कभी ये सामने देखता था। तो इसकी घबराहट और इसकी हरकतें ये बता रही थी कि बेनज़ीर भुट्टो को आज कत्ल किया जाएगा, ये बंदा जानता था। इसलिए इसको इसके घर के बाहर कत्ल कर दिया गया। जब इसको कत्ल किया गया तो इसको कत्ल करवाया गया था मुबैना तौर पे रहमान डकैत से, और रहमान डकैत जो है फिर उसको भी कत्ल करवा दिया गया, मरवा दिया गया। और जब उसको मरवा दिया गया तो फिर उनको एक और बंदा चाहिए था जो सारा मामला संभालता। तो फिर बात आई उज़ैर बलोच पे,
और उज़ैर बलोच के इंकशाफात और उसकी जीआईटी आपके सामने है, इस पर कभी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन ये सारे खुरे और सारे कत्ल जो है, मुख्तलिफ लोग जो शवाहिद पेश करते हैं, वो ऐसा लगता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल की जितनी भी ये साजिश है, ये ऐसा नहीं है कि बैनुल अक़वामी सतह पर कोई बहुत दूर बुनी गई है। इस साजिश के अंदर लोकल किरदार, चाहे ये आलमी साजिश हो, लेकिन इसमें लोकल किरदारों का जो हिस्सा है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसमें से आप खालिद शहनशाह को नहीं निकाल सकते, वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, करीब का आदमी। इसमें आप रहमान डकैत को नहीं निकाल सकते, बहुत करीबी आदमी, अचानक कत्ल हो जाता है, खालिद शहनशाह भी कत्ल हो जाता है। इसमें आप चांचड़ को नहीं निकाल सकते, जिसके बारे में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बता रहा है। इसके अंदर से आप सल्लू को नहीं निकाल सकते, जो ड्राइवर था जिसको कत्ल किया गया जनूबी अफ्रीका में। बहुत सारे लोगों को आप इसमें से नहीं निकाल सकते जिनको तफ्तीश किया ही नहीं गया, जिस तरफ कभी इन्वेस्टिगेशन को जाने ही नहीं दी गया, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे वो पीएमएलएन का दौर हो, चाहे वो पीटीआई का दौर हो। इस मामले को कभी इस तरफ जाने ही नहीं दिया गया और परवेज मुशर्रफ साहब को इसमें फांसी की सजा सुना दी गई। अब परवेज मुशर्रफ साहब फांसी के बाद उन्होंने खुल के कहा कि जी ये तो आसिफ अली जरदारी है इसके पीछे, मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं था, मुझे जानबूझकर विक्टिमाइज किया गया, सारा पॉलिटिसाइज किया गया मामला। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कत्ल एक बहुत बड़ी साजिश थी और उस साजिश के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो पीपल्स पार्टी को हुआ, पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ, क्योंकि उस लम्हे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक अहम लीडर के तौर पे मौजूद थी और उनकी बड़ी क्लैरिटी थी। और परवेज़ मुशर्रफ को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अगर आप देखें तो सियासी नुकसान तो परवेज़ मुशर्रफ को हुआ, काफ लीग पूरा इलेक्शन हार गई जो वो जीत रही थी, फारग हो गई। परवेज़ मुशर्रफ साहब को सदारत तक छोड़नी पड़ गई, एक साल के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया उनका। तो ये हालात थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए कि उनको यूनिफॉर्म उतारना पड़ा, उनको सदारत से हाथ धोने पड़े। तो इस कत्ल का बेनिफिशरी कौन था, ये सवाल आप ज़रूर सोचिएगा। और ये जो करैक्टर्स जिनकी मैंने आपके सामने बात की है, इनको अगर आप दिमाग में रखें तो बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।